तो दूसरे चरण का प्रचार थम चुका है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इस दूसरे चरण के अंदर कितने प्रत्याशी ऐसे हैं जो दागी हैं, कितने प्रत्याशी ऐसे हैं जो करोड़पति हैं और कितने प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके बीच में टक्कर का मुकाबला, या कहें कि वो प्रत्याशी जो प्रतिष्ठा को दांव पर इस बार लगा कर बैठे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस दूसरे चरण में कितने दागी और कितने इस बार मैदान में हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। लोकसभा चुनाव 2024 दूसरा चरण, जरा देखिए 21% इस चरण के अंदर दागी उम्मीदवार हैं, जबकि 167 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 1100 के आसपास कैंडिडेट हैं, 89 सीटों का यह आंकड़ा है और 13 राज्यों के अंदर चुनाव है, लेकिन 21% दागी उम्मीदवार। और जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि कितने ज्यादा क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो जरा देखिए क्रिमिनल केस पार्टियों के किस तरीके से हैं और कितने चार्जेस उन पर लगे हुए हैं। जो कैंडिडेट जिन्होंने डिक्लेयर किए हैं क्रिमिनल चार्जेस वो ये हैं। सीपीआई ने जो क्रिमिनल चार्जेस डिक्लेयर किए हैं वो 100 हैं और उनमें से 60% ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर मामले दर्ज हैं, जबकि समाजवादी पार्टी जो डिक्लेरेशन दिया उसमें 50% ऐसे हैं जिन पर बेहद गंभीर मामले दर्ज हैं। सीपीआईएम 78% का डिक्लेरेशन दिया 100 में से, और 39% उनमें से ऐसे हैं जिनके ऊपर बेहद गंभीर मामले दर्ज हैं। शिवसेना 67% उन्होंने डिक्लेरेशन दिया और उनमें से किसी के ऊपर ज्यादा गंभीर मामले दर्ज नहीं है। लेकिन इसके अलावा जरा देखिए बाकी पार्टियों का, देखिए जरा कांग्रेस ने 51% जो कैंडिडेट दूसरे चरण में उतारे उनके डिक्लेरेशन में क्रिमिनल चार्जेस का जिक्र किया जिन पर गंभीर मामले दर्ज हैं, और उनमें से 32% वो हैं जिनके ऊपर सीरियस, बेहद सीरियस क्रिमिनल केसेस के चार्ज हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे वाली 50% का डिक्लेरेशन दिया क्रिमिनल चार्जेस को लेकर जिन पर आपराधिक मामले हैं, और उनमें से 25% ऐसे हैं जिन पर बेहद गंभीर मामले दर्ज हैं। बीजेपी ने 45% ऐसे कैंडिडेट दूसरे चरण में उतारे जिनके ऊपर चार्जेस हैं, और उनमें से 30% ऐसे हैं जिन पर बेहद गंभीर मामले दर्ज हैं। वहीं अगर बात जेडीयू की करें तो जेडीयू ने 40% ऐसे प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है जिनके ऊपर चार्जेस हैं, और उनमें से 20% ऐसे हैं जिनके ऊपर बेहद गंभीर क्रिमिनल चार्जेस मौजूद हैं। लेकिन किस पार्टी ने कितने करोड़पतियों को मैदान में उतारा है यह भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद हॉट सीट का जिक्र करेंगे। जरा देखिए जेडीयू ने 5 कैंडिडेट दूसरे चरण में मैदान में उतारे हैं, सबके सब करोड़पति हैं। एआईटीसी ने 4 कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं, सबके सब करोड़पति हैं। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की ने 4 कैंडिडेट को मैदान में उतारा है, सब करोड़पति हैं। एसपी ने 4 कैंडिडेट को मैदान में उतारा है, सब करोड़पति हैं। यानी कि जो आम जनता की नुमाइंदगी करने वाले हैं वो सब करोड़पति हैं। इसके अलावा सर बाकी पार्टियों का दिखाइए कि उनमें कितने करोड़पति हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। देखिए शिवसेना एक बाला साहेब ठाकरे वाली, उद्धव ठाकरे वाली और एक शिंदे वाली। जो शिंदे वाली शिवसेना है उसमें जितने कैंडिडेट मैदान में उतारे दूसरे चरण में 3 कैंडिडेट हैं, वो सब करोड़पति हैं। बीजेपी ने 64 कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं, उनमें से 93% करोड़पति हैं। कांग्रेस ने 62 मैदान में उतारे हैं दूसरे चरण में, 91% करोड़पति हैं। सीपीआईएम ने 12 कैंडिडेट दूसरे चरण में मैदान में उतारे हैं, 67% करोड़पति हैं। और सीपीआई 2 ने 40% कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं जो करोड़पति हैं। अब सोचिए जो आम जनता की नुमाइंदगी करने वाले हैं वो मैक्सिमम करोड़पति हैं, लेकिन सिर्फ जो प्रतिष्ठा है वो पैसों से नहीं होती है, प्रतिष्ठा रुतबे से होती है, राजनीतिक कद के हिसाब से होती है। तो अब हम आपको दूसरे चरण की उन सीटों का जिक्र करते हैं जहां प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं केरल की वायनाड लोकसभा सीट से, क्योंकि यहां से राहुल गांधी मैदान में है। तो जरा दिखाइए वायनाड का समीकरण क्या है, और इसको रोक दीजिए। यहां पर बीजेपी ने के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। कमाल की बात यह है कि दूसरे चरण में जिन पर सबसे ज्यादा चार्जेस हैं, 200 से ज्यादा जिन पर चार्जेस हैं, वो के सुरेंद्रन है। वायनाड से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से वायनाड से कैंडिडेट है, जबकि एनी राजा, डी राजा का नाम आपने सुना होगा, उनकी पत्नी एनी राजा सीपीआई से
वो मैदान में है और यहां राहुल गांधी के लिए कोई राहत नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने राजस्थान में सीपीआईएम के साथ समझौता किया और वहां सीपीआईएम ही राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन रहे हैं। और कांग्रेस नेता के खिलाफ बीजेपी के साथ ही विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन में शामिल सीपीआई ने भी प्रत्याशी को उतारा और मजबूत प्रत्याशी उतारा है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने केरल के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्रन को प्रत्याशी बनाया है। राजनीतिक जीवन की शुरुआत बीजेपी के छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से के सुरेंद्रन ने की और 2009 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था। जबकि अगर बात एनी राजा की करें तो सीपीआई के महासचिव डी राजा की वो पत्नी है और भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन, जिसको हम NFIW कहते हैं, उनके महासचिव हैं। हल्की कैंडिडेट नहीं है। और एनी राजा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं। उनके बारे में और जरा बताते हैं। वो स्कूल के दिनों से ही सीपीआई की छात्र इकाई ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन में जुड़ गई हैं। वहीं एक और चेहरा जो हमने इसका हिस्सा नहीं बनाया, दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से PR कृष्ण कुट्टी को प्रत्याशी बनाया है और बीएसपी विपक्षी दलों के इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल गांधी ने इसमें 4,31,770 मतों के अंतर से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार मुकाबला आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है, जो जमीन से जुड़े नेता हैं, जबकि दूसरी तरफ एनी राजा हैं, जो सीपीआई की लीडर हैं और वहां सीपीआई का एक बड़ा रुतबा है। अगली सीट का रुख करते हैं। अगली सीट जरा देखिए, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। जो अगली सीट है वो अगली सीट है राजनांदगांव। इसको रोक दीजिए सर। इस चेहरे को आप बखूबी जानते होंगे। कांग्रेस में जब भी बड़े फैसले होते हैं इस चेहरे के सिग्नेचर के साथ ही होते हैं, KC वेणुगोपाल। जबकि बीजेपी ने यहां शोभा सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है और सीपीआई ने AM आरिफ को मैदान में उतारा है। जरा सोचिए, इंडी गठबंधन में जिस सीपीआई के साथ कांग्रेस अपनी सीटों को शेयर कर रही है, वो उनके दिग्गज नेताओं के सामने अपने कैंडिडेट को मैदान में उतार रही है और इसलिए ये हॉट सीट है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यहां से मैदान में उतारा गया था। लेकिन हम बात करें अभी अल्पामुझा लोकसभा सीट की। इस सीट का इतिहास बहुत कुछ बयां करता है और जिस तरीके से यह सीट आगे बढ़ी, इसमें क्या वाकई में सीपीआई को अपना कैंडिडेट वापस लेना चाहिए था। यह अपने आप में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हम आपको दे रहे हैं। लेकिन उसके अलावा अगर इन नेताओं की और बात की जाए तो इन नेताओं की सियासत KC वेणुगोपाल के लिए भारी पड़ने वाली है। और भारी इसलिए भी पड़ने वाली है क्योंकि जिस अल्पामुझा सीट की हम बात कर रहे हैं, ये समुद्र तटों से नजदीक है, संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है और इसे पूर्व के वेनिस के रूप में भी जाना जाता है। यहां मुकाबला बेहद रोमांचक और कांग्रेस यहां इसलिए फंसेगी क्योंकि सीपीआई यहां उनके वोट को काटती हुई नजर आएगी और उसी वजह से KC वेणुगोपाल की राह आसान बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। तीसरी सीट का रुख करते हैं। तीसरी सीट है मेरठ। जरा मेरठ को लगाइए कि मेरठ के अंदर किन किन के बीच में मुकाबला है। मेरठ में देखिए, अरुण गोविल बीजेपी की तरफ से, इस चेहरे को शायद देश का बच्चा बच्चा जानता है क्योंकि जो रामायण आई थी उसमें राम का किरदार इन्होंने निभाया था। जबकि सपा की तरफ से अतुल प्रधान को मैदान में उतारा गया है और बसपा की तरफ से देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारा गया है। और यहां जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इनके चेहरे के साथ पूरी यूपी की सियासत को साधने की कोशिश की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत मेरठ से की थी और मेरठ की सीट बीजेपी के लिए काफी अहम है और पिछले चुनाव में यह सीट बीजेपी ने किसे कहते हैं घिसट कर बड़ी मुश्किल से जीती और इसलिए पार्टी ने राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर अरुण गोविल को यहां से इस बार मैदान में उतारा है। इतना ही नहीं, गोविल घूम घूमकर मेरठ की सड़कों पर प्रचार करते नजर आए। वहीं अगर बात करें SC के कुछ विधानसभा की रिजर्व सीटों की तो पार्टी 1971 से यहां 5 बार चुनाव जीती है और 4 बार कांग्रेस और 1 बार BLD और 1 बार बसपा टिकट अपने नाम कर चुकी है। ऐसे में इस बार इस सीट पर बीजेपी को अपना गढ़ बचाने की चुनौती मिल रही है। इस बार जिनको मैदान में उतारा गया है, अतुल प्रधान को, वो हल्के कैंडिडेट नहीं है और बसपा ने देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारा और उसके साथ इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की एक और सीट जिस पर सबकी निगाहें टिकी है, सीट है अमरोहा। जरा उसका रुख कीजिए कि अमरोहा, वैसे तो अमरोहा के बारे में जो जानते हैं
और जो शायर हैं जॉन एलिया और बॉलीवुड के डायरेक्टर लेखक कमाल अमरोही के ही रहे हैं। लेकिन यहाँ की सियासत बहुत अलग है। देखिए, बीजेपी ने यहाँ कंवर सिंह तंवर को मैदान में उतारा, कांग्रेस ने दानिश अली को और बसपा ने मुजाहिद हुसैन को मैदान में उतारा है। अमरोहा में बने ढोलक की थाप पर दुनिया थिरकती है, लेकिन वोटर्स के वोट पर इनमें से कौन थिरकता नजर आएगा, ये राजनीति में देखना दिलचस्प होगा। निर्दलीय भी यहाँ सांसद बन चुके हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में एक बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि तीसरी बार कंवर सिंह तंवर पर बीजेपी ने भरोसा किया है और विपक्षी खेमे की नजर वर्तमान सांसद कुंवर दानिश अली पर टिकी हुई है। और जिस तरीके से दानिश अली चुनावी मैदान में है, यहां बीजेपी के लिए समस्या कुछ नहीं है, लेकिन बसपा और कांग्रेस के बीच में अगर वोट यहां बटा तो फिर यह राह आसान होगी। इसमें महत्वपूर्ण यह भी है कि बसपा ने इंडिया अलायंस नहीं किया है और बसपा का वोटर हमेशा से उसके साथ बंधा हुआ वोटर माना जाता है और जो मुजाहिद हुसैन है उन्हें बाबू भाई कहा जाता है। कांग्रेस और सपा का गठबंधन और यह सीट कांग्रेस के खाते में आई, लेकिन जिस तरीके से दानिश अली को कैंडिडेट बनाया गया, उसके बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी उन्होंने मुलाकात की। बेहद रोमांचक मुकाबला यहां हो सकता है। अब हम अगली सीट का रुख करते हैं। अगली सीट जरा देखिए, पतनमट्टी का सीट है, लेकिन इस सीट का इतिहास और यहां से कौन कौन कैंडिडेट हैं। यहां से अनिल के एंटनी बीजेपी से चुनावी मैदान में है, एंटो एंटनी कांग्रेस से मैदान में है और डॉक्टर टी.एस. थॉमस सीपीआई से मैदान में है। इस सीट पर जो दिखाई दे रहा है वो किसी और सीट पर आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि अनिल के एंटनी ये कांग्रेस के यूपीए सरकार के जो मंत्री रहे हैं के एंटनी, उनके बेटे हैं, लेकिन बीजेपी में है। और देखिए, अक्सर ये कहते हैं कि पिता अपने बेटे की सियासत को चमकाने के लिए कुछ भी कर जाता है, लेकिन यहाँ ए.के. एंटनी एंटो एंटनी के लिए प्रचार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके बेटे को वोट ना दिया जाए और यहीं से यहाँ की सियासत घूमती हुई नजर आती है। सीपीआई यहाँ फिर से कांग्रेस की राह को मुश्किल करती हुई नजर आएगी, क्योंकि गठबंधन राजस्थान में हुआ है, वहां नहीं हुआ है और इसलिए बीजेपी ने जिनको कैंडिडेट बनाया उनके पिता कांग्रेस के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। हालांकि इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो बाहर से दिखाना कि भाई मैं अपील कर रहा हूं कि इनको वोट देना, और अंतरात्मा के साथ या अंदरूनी ये बताना कि भाई है तो बेटा ही, उसको जिताइए। लेकिन बहरहाल यहां मुकाबला बेहद रोमांचक होता नजर आएगा। और अब रुक करते हैं बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट। यह सीट और इंटरेस्टिंग है। यह सीट किस लिए इंटरेस्टिंग है जरा देखिए। इस चेहरे को शायद ही देश में कोई ऐसा होगा जो राजनीति को समझता होगा लेकिन इनको नहीं जानता होगा। पप्पू यादव है, निर्दलीय मैदान में है। और क्यों निर्दलीय मैदान में है? कि साहब ने गठबंधन किया यह सोचकर कि पूर्णिया से उनको टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट मिला नहीं। और टिकट किसको मिल गया? बीमा भारती को। बीमा भारती दरअसल जेडीयू के अंदर थी, लेकिन जब नीतीश बीजेपी की तरफ गए तो बीमा भारती आरजेडी में आ गई और टिकट इनको मिल गया। जबकि जेडीयू की तरफ से संतोष कुशवाहा इस बार इस मुकाबले के अंदर हैं और संतोष कुशवाहा पर जो भरोसा जताया गया उसकी वजह से यहां मुकाबला हो सकता है कि आरजेडी और निर्दलीय के तौर पर नजर आए, क्योंकि जिनको हम पप्पू यादव कहते हैं बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असली नाम राजेश रंजन है। पप्पू यादव सियासी तौर पर उनको कहा जाता है और यह देश भर की मीडिया में सुर्खियां बनी है इस सीट। पप्पू यादव पहले भी सीट से सांसद रह चुके हैं, जबकि बीमा भारती यहां के लिए नया चेहरा है। लेकिन इस सीट पर लड़ाई बीमा भारती बनाम पप्पू यादव नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव बनाम पप्पू यादव नजर आ रही है। पूर्णिया की सीट पर जातीय समीकरण की बात करें तो यहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है, करीब 7 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर हैं। दूसरे नंबर पर दलित और आदिवासी वोटर हैं, जिनकी संख्या 4 लाख के आसपास है। और इसके बाद तीसरे नंबर पर यादव वोटर आते हैं, जिनकी संख्या करीब 1.5 लाख के आसपास है। वहीं अति पिछड़ा ब्राह्मण राजपूत वोटर्स की संख्या भी यहां 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच में, और मुकाबला बेहद रोमांचक रहने वाला है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे अमीर जिले और दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर सीट की। जरा देखिए, इस सीट की अगर बात की जाए तो यहां मुकाबला किन किन के बीच में है ये आपको बताते हैं, क्योंकि यहां से जो चेहरे हैं वो एक बड़े ब्राह्मण चेहरे भी हैं और यूपी सरकार के अंदर बड़ा ओहदा भी रखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के नजदीक भी माने जाते हैं। डॉक्टर महेश शर्मा
बीजेपी की तरफ से सपा ने यहां पर राहुल अवाना को मैदान में उतारा और बसपा ने राजेंद्र सोलंकी को मैदान में उतारा है। गौतम बुद्ध नगर हाई प्रोफाइल सीट है, पहले नोएडा कहा जाता था और यह नाम आज भी प्रचलन में है। गौतम बुद्ध नगर संसदीय सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी ने इस सीट पर एक बार फिर सिटिंग सांसद महेश शर्मा पर भरोसा जताया। वहीं यहां से विपक्षी गठबंधन इंडी की तरफ से समाजवादी पार्टी के खाते में यह सीट गई और राहुल अवाना को यहां से प्रत्याशी बनाया गया, जबकि बीएसपी का जिक्र हम कर रहे हैं, राजेंद्र सोलंकी को टिकट दिया गया। इस क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। नोएडा आती है, जेवर आती है, सिकंदराबाद आती है, दादरी आती है और खुर्जा आती है। 2017 के दौरान उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में ये सभी 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई और इसलिए यहां महेश शर्मा खुद को मजबूत मान रहे हैं, लेकिन यहां वोटों का गणित इससे अलग है और इसलिए अगर कांग्रेस और सपा यहां मजबूती से लड़ती है और बसपा के वोट बैंक में भी सेंधमारी करती है तो फिर यहां राहुल अवाना एक बड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। अगली सीट का रुख करते हैं मलपुरम निर्वाचन क्षेत्र। जरा देखिए उसकी सियासत क्या और उसके कैंडिडेट कौन कौन है। इस सीट पर डॉक्टर अब्दुल सलाम को बीजेपी ने मैदान में उतारा है। आईयूएमएल ने एटी मोहम्मद बशीर को और सीपीआई ने वीए वसीम को मैदान में उतारा है। आईयूएमएल यानी कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और उसकी इस सीट पर जबरदस्त पकड़ है। पिछले कुछ सालों में इस निर्वाचन क्षेत्र में पीके कुन्हालुकट्टी और एमपी अब्दुल असमद समधानी जैसे प्रभावशाली नेताओं का चुनाव देखा गया। इस निर्वाचन क्षेत्र पर आईयूएमएल का बहुत लंबे समय तक दबदबा रहा है, या कहें कि 1957 से 1999 तक मुस्लिम लीग यहां से जीत दर्ज करती आई, लेकिन 2004 में 14वीं लोकसभा के दौरान आम चुनाव में वाम दल ने जीत दर्ज की। इस सीट पर सीपीआईएम, बीजेपी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एसडीपीआई जैसे अन्य प्रमुख खिलाड़ी भी उपस्थित हैं और बीजेपी किस तरीके से सीट पर कमल खिला पाती है ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। वहीं अगर बात करें अगली सीट की तो अगली सीट जरा देखिए। अगली सीट क्योंकि हम आपको वो हॉट सीट बता रहे हैं जिन हॉट सीट के ऊपर दिग्गजों के चेहरे दांव पर लगे हुए हैं। दार्जिलिंग वैसे तो यहां की चाय पत्ती बहुत मशहूर है, लेकिन यहां राजू बिष्ट को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने मुनीष तमांग को और टीएमसी ने गोपाल लांबा को मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं और ये सीटें हैं मतिगारा, नक्सलबाड़ी, फंसीदेवा, कलिम्पोंग, दार्जिलिंग, कुर्सियांग, सिलीगुड़ी और चोपड़ा। इस सीट पर 2024 के लिए 26 अप्रैल को मतदान होना है और राजू बिष्ट पर सबकी नजरें टिकी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताने वाले हैं कुछ और हॉट सीट जहां दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर अटकी है और 26 तारीख को जो वोटिंग परसेंटेज रहेगा उस पर सबकी नजरें अटकी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से पहले चरण में वोटिंग परसेंटेज कम रहा, भूपेश बघेल हो या बाकी बड़े नेता सब इस चरण में किस्मत को आजमा रहे। आपको कुछ और सीटें बताते हैं जहां मुकाबला प्रतिष्ठा पर टिका हुआ है, यानी कि जिनके चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर दूसरे चरण में लगी हुई है। जरा देखिए, एक एक करके फिर से शुरू करते हैं। सबसे पहले राजनांदगांव, इन चेहरे को आप बहुत बखूबी जानते होंगे, मुख्यमंत्री रह चुके हैं भूपेश बघेल, जबकि बीजेपी की तरफ से संतोष पांडे को मैदान में उतारा गया है। अगली सीट आपको दिखाते हैं, क्योंकि एक मुख्यमंत्री का चेहरा अगर लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और अगर हार जाते हैं तो फिर पूरी की पूरी प्रतिष्ठा दांव पर लगती है। वेंकटरामे गौडा जो है कांग्रेस की तरफ से हैं, जबकि एचडी कुमारस्वामी जेडीएस की तरफ से। मांड्या लोकसभा सीट है, ये साहब भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, प्रतिष्ठा दांव पर है और पूरे परिवार के लेगेसी को लेकर चलते हैं। अगली सीट आपको दिखाते हैं। अगली सीट जरा देखिए। अगली सीट, इस सीट पर दोनों ही चेहरे सेलिब्रिटी हैं। एक तरफ राजीव चंद्रशेखर है जो मंत्री और दूसरी तरफ शशि थरूर जो कांग्रेस के सबसे डायनामिक लीडर्स में से एक हैं। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ था तो जिन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पर्चा भरा वो नाम शशि थरूर। दोनों की ही प्रतिष्ठा दांव पर। तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट है। अगली सीट जरा दिखाइए। अगली सीट कौन सी है, क्योंकि चेहरे प्रतिष्ठा सब दांव पर है। हेमा मालिनी ड्रीम गर्ल कहलाई एक बार, लेकिन अब वो सियासी तौर पर कितनी एक्टिव, क्योंकि हर बार जब वो चुनाव लड़ती हैं तो एक तस्वीर कॉमन है कि वो खेतों में होती हैं और गेहूं की फसल काटती नजर आती हैं, लेकिन वोट की फसल कितनी काट पाएंगी। ये मथुरा लोकसभा सीट है, उन्होंने महाराज से मिलकर आशीर्वाद भी लिया है। और ये एक सीट तेजस्वी सूर्या बीजेपी के डायनेमिक यूथ लीडर
जो सांसद है और सबसे कम उम्र के इस बार के सांसद हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ से सौम्या रेड्डी मैदान में है। साउथ बेंगलोर लोकसभा सीट है और इस चेहरे पर भी एक बड़ा दांव खेला गया और एक बड़ा चेहरा है जिसकी प्रतिष्ठा दांव पर है। एक और सीट जो बयानों के लिए, हनुमान चालीसा के लिए बेहद प्रसिद्ध, नवनीत राणा बीजेपी की तरफ से, जबकि कांग्रेस ने बलवंत मान खेड़े को मैदान में उतारा है। अमरावती लोकसभा क्षेत्र है और जब महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन किया कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे ने, तो हनुमान चालीसा पढ़ने वाली और अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत करने वाली ये इकलौती फेस, और उसके बाद चार्जेस हुए, जेल गई, बीजेपी ने लिया और फिर इस बार इनको टिकट दे दिया। ये वो चेहरे हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई। 26 तारीख को आपको वोट करना है, किसको करना है आपको तय करना है।